आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई की दूसरी कहानी। ठीक है, पेज नंबर 55 अपनी किताब के पेज नंबर 54 और 55 को खोल लीजिए। तो आइए हम ये जो है दो लघु कथाएं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। उसके पूर्व इस कहानीकार के बारे में जान लेते हैं। इन दो लघु कथाओं के कहानीकार है नरेंद्र छाबड़ा जी। अब नरेंद्र छाबड़ा जी का जीवन परिचय आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं, मतलब वो कहानी लिखते हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। लघु कथा यानी एकदम छोटी कथा, जो कि अपने छोटे से विषय को लेकर हो, लेकिन मारकता उसमें बहुत अधिक होती है। छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छुपा होता है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। कहने का तात्पर्य ये कि कहानीकार इतने सुप्रसिद्ध है कि विभिन्न देश की पत्र पत्रिकाओं में उनकी जो कहानियाँ वह निरंतर छपती रहती है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ वो कौन कौन सी है देख लीजिए। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं, ठीक है, ये उनकी सुप्रसिद्ध ऐसी लघु कथा का संग्रह है। अब गद्य संबंधी क्या है कि भाई जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पर संबंधित है, तो देखिए यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं, है ना। जैसे हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो जो उनके टैग रहते हैं, है ना, सामान के नीचे जो टैग रहते हैं उसमें से हम 1 रुपये भी कम करने की बात नहीं करते। जितना उन्होंने लगाया है हम बराबर गिन कर दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए कि जो बेचारे गरीब ठेले वाले हैं, अपनी दैनंदिन जीवन यापन करते हैं, ठेलों पर सामान बेचते हैं, इन लोगों से हम 1-1 2-2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। मेरे ख्याल से आपके परिवार में भी या आपने भी देखा होगा कि ठेले वाले से, सब्ज़ी वाले से हम 1-1 2-2 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं। वही जब हम बड़ी साड़ी की दुकानों में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करते। ठीक है, तो दूसरी जो लघु कथा है उसमें क्या दिया गया देखिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। दूसरी जो कहानी है सही उत्तर, उस कहानी में समाज में जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें सत्य का पालन करना है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कि सत्य के रास्ते पर चलकर ही, भले ही सत्य का रास्ता कठिन होगा लेकिन सफलता उसी से मिलेगी। तो आइए अब हम सबसे पहली जो अपनी कहानी है आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली कहानी है कंगाल। क्या मतलब होता है कंगाल का, बताओ मुझे। हाँ, बहुत ही गरीब, है ना, गरीब मन का। अब यहाँ पर कंगाल आर्थिक रूप से है कि मानसिक रूप से है, यहाँ हमें देखना है ना। तो क्या है देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इसे पढ़ना। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, यानी इस बार बड़ी भयानक गर्मी थी। भीषण यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में जब लेखक हैरान परेशान हो गया तो क्या हुआ, दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, यानी दिन जो है वह अंगार यानी आग जैसी बरसती है शोले, उसके जैसे तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। दिन तो दिन, रात को भी लू और गर्म जो हवाएं वह चलती थी, उमस भरती थी, मतलब गरम गरम जो हवाएं हैं वह उबाल जो मारता था, उसे कारण लेखक
और जो उनका परिवार है वो काफ़ी परेशान हो गया। अब क्या हुआ देखिए, सोचा इस जिलजिले और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो लेखक और उसके परिवार ने यह निश्चय किया कि गर्मी के इस जिलजिले यानी बड़े ही चिलचिलाते हुए वातावरण से और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। मतलब वहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ दिनों के लिए हमें पहाड़ों पर घूमने जाना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया। क्या हुआ आगे देखिए, अगले सप्ताह ही यानी 7 दिन के बाद, सप्ताह यानी 7 दिन के बाद अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। लेखक और उसका परिवार जो है वह पर्वतारोहण के लिए या पर्वत की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, घूमने के लिए पर्वत की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ देखिए, 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून यानी आराम, सुकून यानी बड़ा आराम, आनंद। तो वहाँ घूमने के बाद पर्वता के स्थल के नैसर्गिक आनंद के बीच जो कहानीकार है वो बड़े खुश हो गए। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, अब देखिए वहाँ पर पहाड़ी जो पर्वत है, पहाड़ी जगह है, उसकी क्या क्या विशेषता थी। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कौन सी विशेषता थी, प्राकृतिक विशेषता बताओ। तो देखिए वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, यानी हरे भरे पहाड़, पहाड़ किससे हरे भरे थे, वृक्षों से, वृक्षों से पूरे लदे हुए थे वो पहाड़ और बड़ी हरी तिमा छाई हुई थी। गर्व से सीना ताने खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि बड़े गर्व के साथ, बड़े घमंड के साथ वह खड़े हैं। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, और वहाँ जो वृक्ष थे, वृक्ष यानी पेड़, यह भी बड़े ऊंचे ऊंचे थे। दीर्घता यानी बड़प्पन, बढ़ा, बहुत अपनी विशालता सिद्ध करते हुए वृक्ष थे। पहाड़ों की नीरवता में यानी पहाड़ों की एकांतता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, और जहाँ पूरा पर्वत बिल्कुल शांत है लेकिन इसी बीच झरने की झरझर 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 जो आवाज़ है, ध्वनि है, वह अपने होने के अस्तित्व को बता रहा था झरना कि मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, कि मन को दैनंदिन चीज़ों से हटाकर कुछ सुकून पाने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए काफ़ी थे। कि शहर में तो दिन भर चिलचिलाती धूप में परेशान होते थे, गर्मी से परेशान होते थे, लेकिन पर्वतीय प्रदेश में आने के बाद, यहाँ घूमने आने के बाद वो बड़ा ही सुकून पाते थे और उनका मन भी काफ़ी बदल गया था, मन को आराम मिला था। अब क्या हुआ देखिए बेटा, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे वे, अपने अपने वक्त को गुजारने के लिए शाम के समय झील के किनारे टहल रहे थे यानी घूम रहे थे। झील यानी झरने का जहाँ पानी जमा होता है, पानी जहाँ जमा होता है वह। एक भुट्टे वाला आया और बोला, एक भुट्टा वाला वहाँ बेचने के लिए बैठा हुआ था और वह आया और बोला लेखक से, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। उसने बड़े प्रार्थना भरे शब्दों में कहा कि मस्त गर्मा गर्म, उसमें मस्त नींबू मसाला मिर्च वगैरह सब डाल के बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा बनाकर आपको दूंगा। लेखक के मन में ऐसे ही, लेखक ने ऐसे ही पूछ लिया, सहज ही, सहज यानी ऐसे ही पूछ लिया, कितने का है, कितने का है मतलब उसका मूल्य क्या है। तो भुट्टे वाले ने जवाब दिया, 5 रुपये का। उस भुट्टे की कीमत कितनी थी, 5 रुपये। लेखक को आश्चर्य हुआ, क्या 5 रुपये में एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। लेखक ने कहा कि हमारे शहर में कितने का मिलता है भुट्टा, 2 रुपये का, और मैं 1 रुपये तुम्हें ज़्यादा दे दूंगा, तुम भुट्टा मुझे दे दो। लेकिन वो माना क्या भुट्टे वाला, नहीं, उसने कहा नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, कि 5 रुपये से कम में मैं नहीं बेच सकता।
सिर्फ 2-3 रुपए के लिए कितनी झिकझिक हो रही है वहाँ पर, देख लो मेरे बच्चों। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। लेखक वहाँ से निकल गया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रहने दो। तो 2 रुपए के लिए उन्होंने वो जो भुट्टा है उसे खरीदना स्वीकार नहीं किया। पर क्या हुआ, लेखक की आत्मा ने उन्हें कुछ कहा। क्या कहा, चलिए देखते हैं। एकाएक पैर ठिठक गए यानी रुक गए, और मन में विचार उठा। लेखक ने आत्मचिंतन किया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, कि पहाड़ों पर घूमेंगे, बढ़िया फिरेंगे, होटलों में रुकेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, ज़िंदगी का आनंद लेंगे और खूब सारा पैसा उड़ाएंगे। ठीक है। तो हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। लेखक ने आत्मचिंतन किया और बोला कि हमारे जैसे लोग बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमने का शौक़ रखते हैं, बड़े बड़े सुंदर होटलों में रुक सकते हैं, खाने का बहुत खर्चा कर सकते हैं, और तो और बड़े बड़े मॉलों में जाकर घूम सकते हैं। लेकिन बेचारे ये जो ठेले वाले हैं, 1-2 रुपए कमाने वाले जो लोग हैं, इनसे हम 1-2 रुपए के लिए झिकझिक करते। झिकझिक करना है ना, हाँ, झगड़ा करना, मोल तोल करना। ठीक है। कितने कंगाल हैं हम, प्रश्न उठा लेखक के मन में। कितने कंगाल हैं, 2 रुपए के लिए हम बेचारे कितना परेशान कर रहे हैं उन लोगों को, है ना। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा। लेखक ने अपना निर्णय बदला। वे वापस उस भुट्टे वाले के पास गए और 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। और लेखक ने अपने मन की बात सुनी। वे वापस गए और उन भुट्टे वालों से भुट्टे खरीदे और चले। अब झिकझिक उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब लेखक के मन को शांति महसूस हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे ये जो लघु कथा की पहली जो कथा है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है। तो इस लघु कथा से हमें क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इस लघु कथा से क्या सीखे, ये कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। और कोई भी प्रश्न रहा तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की दूसरी कहानी सही उत्तर। इसके पूर्व हमने पहली जो कहानी है कंगाल, वह देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब में यह लिंक दी जा रही है, उसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आइए अब दूसरी जो लघु कथा है उसे हम समझ लेते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। कहने का तात्पर्य ये कि बेरोजगारी समाज में इतनी है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। और ख़ासकर अब इस कोरोना के काल में तो बेचारे जो लगे थे उनकी भी नौकरी नहीं रही। लेकिन हताश और निराश न होते हुए हमें इस परिस्थिति से आगे निकलना है। तो क्या हुआ, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। हर जगह उसने अपना बायोडाटा दे दिया था और नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भी दे चुका था। आवेदन करना यानी प्रार्थना पत्र जमा कर देना। साक्षात्कार दे चुका था, कई बार उसकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो चुकी थी। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। उसके पास प्रमाण पत्रों की तो बहुत बड़ी फाइल थी, लेकिन उसे नौकरी दिलाने में वो जो फाइलें हैं, उसके प्रमाण पत्र है, यह असफल रहे। नाकामयाब होना यानी असफल रहना। हर जगह भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि नौकरी के लिए पैसे देना पड़ता है, बिना पैसों के नौकरी नहीं लगती। रिश्वत, बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत खिलाओ तब नौकरी लगती थी। और इन सभी
चाचा भतीजावाद के इस समाज में जहाँ नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था कि युवक में काफ़ी गुणवत्ता थी, काफ़ी सर्टिफिकेट्स थे, काफ़ी अच्छे अंक वो अर्जित कर चुका था, प्रमाण पत्रों की तो उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन समाज में जो रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं लगी थी। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। निराश हो जाना यानी परेशान हो जाना। निराश हो गया था क्योंकि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसे उसके वश में और कुछ तो था नहीं। तो वो क्या कर सकता था? भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था यानी समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कोसता था और परेशान रहता था। उसके अलावा उसके वश में कुछ तो था नहीं, यानी वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तो देखो आज क्या चमत्कार होने जा रहा है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। ठीक है, आज भी उसका साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू देने वह जा रहा है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। जहाँ पर भी वो साक्षात्कार देने जाता था वो देश प्रेम की बातें करता था, अपने विचारों को ऐसे प्रस्तुत करता था कि उससे देश प्रेम झलके, नैतिकता झलके, शिष्टाचार झलके, ईमानदारी झलके, और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उससे हमेशा ही असफलता प्राप्त हुई थी। देखिए अब साक्षात्कार में उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, एक अधिकारी वहां बैठा था और उसने पूछा, उसके दुखती हुई रग पर उसने नमक छिड़कते हुए प्रश्न किया, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? उस अधिकारी ने क्या पूछा कि समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लड़के ने क्या जवाब दिया देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। जो बारीक कीड़ा होता है जैसे धान खा डालता है, वैसे ही भ्रष्टाचार हमारे इस समाज को, हमारे इस देश को खा रहा है। सारा समाज अब खोखला हो गया है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कोई कद्र नहीं है। अच्छे मेहनत करने वाले युवाओं को बेरोजगार रहना पड़ता है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है और भ्रष्टाचार के कारण हमारी सारी सामाजिक परिस्थितियाँ बदल चुकी है। बिना किसी को रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। उसने अधिकारी को अपने मत बताते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है देश पे लगा हुआ कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जो भी उनके इंटरव्यू ले रहे थे अधिकारी लोग, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। बोले ये लड़का बोल तो बरोबर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी कि बुरा लड़के ने बहुत संघर्ष किया है। तो उन्होंने और दूसरे अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? उसने सीधा सीधा प्रश्न किया कि रिश्वत जो कि आज की सभ्यता बन गई है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, इसके बारे में आपके क्या विचार है? रिश्वत के बारे में आप क्या मानते हैं? नवयुवक ने उत्तर दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। ठीक है, भ्रष्टाचार अगर भाई है तो रिश्वत ये क्या हो गई, उसकी बहन। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल हो जाती
है। तो व्यंग करते हुए उसने अधिकारियों से कहा कि यह भ्रष्टाचार की छोटी बहन है रिश्वत, यानी पैसे देना। जिस प्रकार आपसी रिश्तेदारों में भेंट वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रिश्वत जो है ये ऐसी धनराशि है, इसको देने पर है क्या होते हैं, रुके हुए काम होते हैं। दबी हुई फाइलें कई सालों तक दबी रहती है, तो वो रिश्वत देने से तुरंत ऊपर आकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। टलती हुई पदोन्नति, कई दिनों से प्रमोशन नहीं मिला, बाबू का बाबू ही रह गया, बड़ा अफसर बनना चाहिए था, नहीं बना, लेकिन जैसे ही उसने रिश्वत दी तुरंत वो बड़ा अफसर बन जाता है। रोकी गई नौकरी तो लग गई थी है, लेकिन जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे उसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया जाता, आदि के कारण सफलता हासिल हो जाती। तो ये है रिश्वत की महिमा। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। उसने कहा कि भले ही ये कार्य को आगे बढ़ाती है रिश्वत, लेकिन फिर भी ये समाज के नाम पे कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, और रिश्वत देकर अपने काम कराना यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तभी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसलिए रिश्वत भी यह समाज के माथे पर एक कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उस नवयुवक ने कहा कि भाई रिश्वत देकर नौकरी लगो, रिश्वत देकर अपने काम कराओ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, उसे मालूम था। वह इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। वह उठा और वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उस कक्ष से वह बाहर आया, और उसे यह पूरा विश्वास था कि उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि वह सच बोल रहा था, और जब तक ये रिश्वत और भ्रष्टाचार नहीं होगा उसका काम होने वाला नहीं है, उसे विश्वास था, इसलिए वह उठकर बाहर आ गया। पर क्या हुआ देखो बेटा, भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर दिया। जो अंदर बैठे थे अधिकारी लोग, उन्होंने उसके दिए गए उत्तर को स्वीकार किया और बड़े गंभीरता से चिंतन किया, विचार विमर्श किया। बोले क्या ये युवक सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या उसका उत्तर सही है। तब युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन किया और उसे उस नौकरी पर रख लिया गया। आज वह समझा कि आज उस नवयुवक को यह पता चला कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। कि सत्य की राह पर चलते चलते थोड़े दुख तो आ सकते हैं, लेकिन उसे मंजिल निश्चित ही मिलेगी। सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, इस सत्य पर चलते चलते कुछ देर के लिए हमें निराशा प्राप्त हो सकती है, लेकिन वह परास्त नहीं होगा, वह हारेगा नहीं। तो ये जो है दो कहानियाँ यह मेरी चुनिंदा लघु कथाओं से लिए गए हैं, और इसके जो कहानीकार है, ठीक है, कहानीकार ने यहाँ पर दो सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ और कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। भीषण यानी भयानक होता है, जिलजिले यानी सीलन भरा, है ना, नीरवता यानी एकांत, कंगाल यानी गरीब, साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत यानी घूस। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। वैसे तो मैं मुहावरे के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें लगभग 150 से 200 मुहावरे रहेंगे। तो इसमें मुहावरे कौन कौन से आए हैं देखो, सीना तान कर खड़े रहना यानी निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना यानी प्रभाव होना, दाद देना यानी प्रशंसा करना। ठीक है, अगर इन 3 मुहावरों का अगर आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।